हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल विरासत में। आपको पता है, इग्नू बीएड में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती है, उसके लिए एंट्रेंस करवाती है। और एंट्रेंस की फ्री तैयारी करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। इसमें एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिलहाल इस वीडियो में हम 2024 में पूछे गए एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि इग्नू बहुत सारे प्रश्नों को रिपीट भी कर देती है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट मैं आपका हर सेक्शन कवर कर दूंगा। कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, उस पर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चंस इग्नू ने पिछले वर्ष के बीएड एंट्रेंस में पूछा था। तो क्वेश्चन पेपर का 31वां और एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का पहला प्रश्न ये रहा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन से संबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर है भास्कराचार्य। अब भास्कराचार्य कौन थे? तो वो एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जबकि सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्यशोधक समाज। अब ये जो प्रार्थना सभा है, आर्य समाज है और रामकृष्ण मिशन है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो पहला है प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई, जिसे अब मुंबई जानते हैं, उसमें हुई थी। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, छुआछूत का अंत, महिलाओं की शिक्षा और उत्थान को बढ़ावा देना। वहीं आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी। इसमें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध और मजबूत बनाना था। इसका दूसरा उद्देश्य मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध करना भी था। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का समर्थन किया और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। वहीं बात रामकृष्ण मिशन की करें तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने के लिए किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्यों में वेदांत दर्शन का प्रचार, मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी संस्थाओं ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और इसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, जातिवाद, धार्मिक सुधार और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसका डिटेल्ड आंसर देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिराव फूले ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए की थी। और इस समाज का मकसद था कि महाराष्ट्र के दलित, शूद्र और महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जाए। और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका उत्तर है चित्तौड़। झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि चित्तौड़ इस विद्रोह से अप्रभावित था। अब इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेवा में भारतीय सिपाहियों द्वारा मेरठ से शुरू हुआ था, इसलिए इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वंश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मौर्य वंश है, या चोल वंश है, गुप्त वंश है, या पल्लव वंश है? तो इसका आंसर है मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का सबसे प्राचीन वंश है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, फिर शातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन वंश। ये प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख राजवंश हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभाव देने वाले कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्तिशाली बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस देश के संविधान से लिया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो बहुत ही इजी है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका, तीसरा है कार्यपालिका और न्यायपालिका और चौथा है केंद्र और राज्य। तो उत्तर है इसका सही केंद्र और राज्य। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं न्याय संगत, गैर न्याय संगत, अर्थ न्याय संगत या एक मौलिक अधिकार। क्या है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व गैर न्याय संगत है, यानी कि इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका उल्लंघन होगा तो भी न्यायालय में आप वाद दायर नहीं कर सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व के क्या उदाहरण हैं? तो चलिए हम देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष ध्यान रखेगा। तो ये थे हमारे कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सैम पित्रोदा ने किया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को किया गया था और इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे। इस आयोग का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदलने के लिए सुझाव देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघ लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघ लीग की स्थापना 1920 के दशक में रास बिहारी बोस ने की थी और इस संगठन का उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरणा किससे ली थी? तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरणा थोरो से लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कर्तव्यों पर थोरो के निबंध को पढ़ने के बाद गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एबीसी योजना कब शुरू की गई? तो 2021 में शुरू की गई। जुलाई 2021 में शुरू की गई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसे एबीसी बोलते हैं शॉर्ट में, यह योजना का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना है, जिससे उन्हें क्रेडिट स्कीम तंत्र की मदद से भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर कॉफी की कौन सी किस्म उगाई जाती है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ओल्ड चिक्स, कुर्ग, अरेबिका या केंट्स। तो इसका सही उत्तर है अरेबिका। और ये कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर केरल का है। कर्नाटक और केरल मिलकर भारत के उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 90% हिस्सा देते हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां भारत में उत्पादित कुल कॉफी का 5% हिस्सा है। इसके अलावा कॉफी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी उगाई जाती है और ये कॉफी जर्मनी, रशिया, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, ग्रीस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत में देखिए इसके अलावा रोबस्टा किस्म की भी कॉफी उगाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में किस पर्वत की सबसे पुरानी चट्टानें हैं? तो अरावली पर्वत इसका सही आंसर है। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है और इसमें सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है और ये पर्वतमाला जो है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रणाली हिमालयन माउंटेन सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो वलित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, काला पर्वत है और अरावली है। तो इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, यानी कि यह पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है और इसमें कई ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। अब देखते हैं कि ये ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। तो ज्वालामुखीय गतिविधि से बनने वाले पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और काला पर्वत को काराकोरम पर्वत यानी ब्लैक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन में फैला हुआ है और इस पर्वत में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू भी है। और अरावली के बारे में हमने तो आपको ऊपर ही बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे लंबा बांध है? तो इसका सही उत्तर है आपका हीराकुड बांध। हीराकुड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। इस बांध की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। ये तो बात हो गई सबसे लंबे बांध की। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MOOC मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध होते हैं और आमतौर पर मुफ्त या कम लागत वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि अधिगम को होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए ये देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहला है रिकॉल, दूसरा है एक्सपीरियंशियल, तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, चौथा है परीक्षा उन्मुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सपीरियंशियल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, यानी कि छात्रों को सीखने के लिए अनुभव और गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे उन्हें कंटेंट की बेहतर समझ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सामान्य नमक कॉमन सॉल्ट समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समुद्री जल से नमक निकालने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में समुद्री जल को उथले तालाबों में जमा किया जाता है और सूर्य की गर्मी से पानी को वाष्पीकृत किया जाता है। जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक के क्रिस्टल पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है, अटलांटिक है, प्रशांत है या हिंद महासागर है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है और इसमें मेरियाना ट्रेंच नामक सबसे गहरा बिंदु भी स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? और इसका सही उत्तर है 50%। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। इसका मतलब है कि 2035 तक 18 से 23 वर्ष की आयु के 50% युवाओं को उच्च शिक्षा में नामांकित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली कब आरंभ की गई थी? तो ये 1957 में आरंभ की गई थी। भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। इससे पहले भारत में गैर दशमलव सिक्का प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जिसमें रुपए, आने और पैसे शामिल थे।
दशमलव प्रणाली में 1 रुपए को 100 पैसे में विभाजित किया जाता था। अब 54th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया की जो लैंड है वो कितने परसेंट कवर्ड है फॉरेस्ट के साथ, जंगल के साथ, ठीक है? तो इसका जो उत्तर है इसको आप कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MOOC मूक किसके विचार पर बनाया गया है? तो ये वेब आधारित अधिगम के विचार पर बनाया गया है। मूक जो है वो वेब आधारित अधिगम के विचार पर आधारित है। ये ऑनलाइन कोर्सेज है जो इंटरनेट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। मूक्स में विभिन्न विषयों पर सामग्री, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन चर्चा मंच शामिल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप मूक, जिसमें एम जो डिनोट करता है वो मैसिव को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ सकते हैं। ओ जो है ये पहला ओ डिनोट करता है ओपन को, मतलब ये इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। फिर दूसरा ओ आता है जो डिनोट करता है ऑनलाइन को, मतलब ये पूरी तरह इंटरनेट पर कराए जाते हैं। फिर आता है सी जो डिनोट करता है कोर्सेज को, मतलब यह एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं। कुछ मूक्स प्लेटफॉर्म्स के नाम है स्वयं, एनपीटेल, मुकिट, IIT BX। तो इस प्रकार 2024 के एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। पर रुको, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। फ्रेंड्स, जो सभी पैसे लेकर प्रिपरेशन करवाएंगे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। बस शर्त इतनी है कि आप भी अपना सपोर्ट दिखाओ। अब बात आती है कि सपोर्ट कैसे दिखाओगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे भी इम्पोर्टेंट अपने डाउट्स या सजेशंस को जरूर कमेंट कीजिए। आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो कामयाब कैसे बनोगे? फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी हुई इग्नू बीएड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।